इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस की प्लेटिनम जुबली के मौके पर आज हम बात कर रहे हैं राज्यसभा की इस विशेष प्रस्तुति में प्रोफेसर इरफान हबीब साहब से, जो कि खुद 1982 में इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं और इंडियन हिस्टोरिकल काउंसिल के भी आप चेयरमैन रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है इरफान साहब हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत शुक्रिया। आपका इतिहास से एक लंबा ताल्लुक़ रहा है और ख़ुद आप इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस से भी मेरे ख्याल में शायद 50 साल से ज़्यादा हो गया जुड़े हुए आपको। जी हाँ, बहुत ज़्यादा हो गया जी। ये जो हिस्ट्री कांग्रेस होती है हर साल दिसंबर के इस आखिरी हफ्ते में, इसका रेलेवेंस क्या है, इसकी प्रासंगिकता क्या है और इसका मकसद क्या है? ये असल में थोड़ा सा तारीख़ में इसकी जाना पड़ेगा। जी। 1935 में ये मॉडर्न हिस्ट्री कांग्रेस के नाम से स्थापित हुई। पूना में इसका पहला सेशन हुआ। शफात अहमद ख़ान साहब जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के थे, वो इसके पहले प्रेसिडेंट हुए और उन्होंने अपने प्रेसिडेंशियल एड्रेस में बहुत अच्छी तरह दो बातें कही। जी। एक तो ये कि उन्होंने कहा कि भारत के इतिहास की रिकन्स्ट्रक्शन करने में, उसे जानने में, उसके प्रचार करने में ये बहुत ज़रूरत है कि हिंदुस्तान ही के लोग हों। उन्होंने ये कहा कि बाहर के लोग ज़रूर हमें मदद कर सकते हैं, लेकिन हमारा पहला फ़र्ज़ है कि हम अपनी तारीख़ को, हम अपने इतिहास को देखें, और इसलिए ये इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस हुई। बहुत दिन तक इसमें ये उसूल रहा कि कोई हिंदुस्तानी जो हिंदुस्तान के बाहर रह रहा उसे प्रेसिडेंट, सेक्शनल प्रेसिडेंट भी नहीं बनाएंगे। हमारी ये एक रवायत रही, गलत थी, लेकिन उससे आपको मालूम होता है कि उस ज़माने की क्या लोगों में उस ज़माने में क्या जज्बा था। जी। दूसरी चीज़ उन्होंने ये कही कि हमको इतिहास में ये देखना चाहिए कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो लोगों को करीब में लाती हैं। उसे उन्होंने इंटीग्रेटिव फैक्टर्स कहा। इससे भी आप इख्तलाफ ना करते हों, आप ये कहें कि नहीं साहब हर चीज़ आना चाहिए तारीख़ में, लेकिन जो वही बात कह रहा हूँ कि जो उन्होंने कहा, उनका ये बहुत ज़रूरी है कि हम मुल्क के लोगों को बताएं कि एक दूसरे के साथ ही रहने में और एकता में ही हमारे लिए सबसे अच्छा मुस्तक़बिल भविष्य हो सकता है। तो ये दो बड़े मकसद थे जो हमारे फाउंडर्स थे उनके, और ज़ाहिर है उसमें एक कौमियत, राष्ट्रवाद का भी हिस्सा था, नेशनलिज्म भी था, और चुनाचे फिर इसका नाम इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस कर दिया गया और ये कहा गया कि हिंदुस्तान के हर पीरियड और हर रीजन का इतिहास इसमें हो। 1947 तक ज़ाहिर है जो बाद में टुकड़े हो गए हिंदुस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, फिर पाकिस्तान का बांग्लादेश से बंटवारा हुआ। तो उससे पहले तो सभी जो भी स्कूल्स थे उसके हिस्टोरियंस आते थे, कांग्रेस से जो लोग मुताल्लिक़ थे वो आते थे, मुस्लिम लीग से आते थे, और भी जो हिंदुस्तान में सियासी राजनीतिक एलिमेंट्स थे उसके आते थे। ये प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन था सबका, और ये एक मिसाल है कि 1946 तक इसमें जो बाद में पाकिस्तान के बड़े हिस्टोरियन हुए उनके भी इसमें पेपर्स आते थे। जी। और ये छपते थे। तो उसका ये अपना इतिहास रहा 1947 तक। 1947 में जब दिसंबर में ये हुआ, गांधी जी की शहादत से एक ही महीने पहले इसकी कांग्रेस हुई। इसमें इत्तेफाक से मेरे वालिद साहब प्रोफेसर मोहम्मद हबीब उस वक्त प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने फिर एक इसका ये अज़बलान रखा कि इसमें दो चीज़ों की बहुत ज़रूरत है होने की। एक तो हम देश को सेक्युलर बनाने की कोशिश करें। इतिहासकार का ये नहीं काम है कि वो इतिहास को एक्सप्लॉइट करे किसी तखरीबी काम के लिए, बल्कि हम इसे सेक्युलर बनाएं। और उसमें कांग्रेस हाई कमांड की उन्होंने बहुत तारीफ़ की कि इतने बड़े प्रोवोकेशन के बाद उन्होंने फिर भी हिंदुस्तान को एक सेक्युलर स्टेट करने के लिए माना है। और गांधी जी की बहुत तारीफ़ की। ये कहाँ क्या मालूम था कि एक ही महीने में शहादत हो जाएगी। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि हमारा गरीबों के इतिहास से ख़ास ताल्लुक़ है। तो हिंदुस्तान के जो गरीब लोग हैं उनकी हमने तारीख़ अभी तक इस पर काम नहीं किया है, और ये बहुत ज़रूरी। तो ये दो और मकासद उस ज़माने के हुए। और भी जो प्रेसिडेंट्स हुए इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस के, उन्होंने और मकासद बयान किए, और ज़ाहिर है कि इख्तलाफात भी रहे। जहाँ भी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन होगा उसमें इख्तलाफ होगा, लेकिन आखिर में ये ख़ास तौर से जब
60 में के बाद फ़िरक़ा परस्ती सांप्रदायिकता की शक्तियाँ बढ़ने लगीं तो फिर इस पे बहुत जोर डाला गया हिस्ट्री कांग्रेस में कि साइंटिफिक मेथड होना चाहिए, साइंटिफिक मेथड होना चाहिए। इसमें किसी किस्म के मजहबी जोश को या जज्बे को या जातिवाद का इसका कोई असर नहीं होना चाहिए। और उसके बाद 1986 में जब ये हुआ कि अयोध्या में मस्जिद के ढांचे को गिराया जाएगा तो 1986 से लेकर बराबर रेजोल्यूशन किए गए कि हमें इससे कोई मतलब नहीं कि वहाँ मंदिर और मस्जिद का मामला हो, लेकिन कोई बिल्डिंग जो 1588 में बनी हो उसे गिराया नहीं जा सकता, और अपील बहुत की। और जब सरकार ने उस अपील को नहीं सुना और इंटरवेंशन नहीं हुआ और वो गिरा दी गई तो उसका कंडेमनेटरी रेजोल्यूशन पास हुआ। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि 75वां ये इजलास है, प्लेटिनम जुबली मनाई जा रही है हिस्ट्री कांग्रेस की, तो जो उसके अक़ास व मक़ासिद 1935 में रखे गए थे, जो उद्देश्य बताए गए थे, और जो प्रोफेसर हबीब ने 1947 में जिसकी आउटलाइन की, उसमें किस हद तक हिस्ट्री कांग्रेस कामयाब रही है? देखिए, हम तो उतनी ही कामयाबी होगी जितनी के हिंदुस्तान के इतिहासकार पढ़ेंगे और लिखेंगे। आसमान से तो कोई नहीं आता जी। हर तरह से जितना भी इसमें ये कहूँगा कि बराबर इसकी कोशिश रही, इसकी हर साल प्रोसीडिंग्स छपती हैं। कोई ऐसा इस वक्त एकेडमिक संगठन नहीं है इस लेवल का जिसकी प्रोसीडिंग्स हर साल इतनी रेगुलरली निकलती हूँ। उसमें हम ये कोशिश करते हैं कि जो ऐसे ही पर्चे छपें जिससे इतिहास में कोई नई बात मालूम हो या कोई नई राय कायम हो। हम फालतू के पर्चे नहीं छापते। तो इसका नतीजा ये है कि इसकी इंडेक्सिंग दुनिया भर में होती है। उसको एक बहुत बड़ा हिंदुस्तान के इतिहास का जो लेवल है उसका आईना समझा जाता है जी। चुनाचे आप देखेंगे कि जिन चीज़ों में अब दिलचस्पी बढ़ती जा रही है, कास्ट हिस्ट्री, जातिवाद की हिस्ट्री, उसके विरोध में जो आंदोलन रहे उनकी हिस्ट्री, महिलाओं के इतिहास, इन सब पे बहुत ज़्यादा पर्चे होने लगे हैं, जबकि 1950 और 1960 में कोई लिखता ही नहीं था इन चीज़ों पर। जी। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि आपने जिक्र किया कि साहब ये कंसेंसस बना कि साइंटिफिक हिस्ट्री लिखी जाए, वैज्ञानिक ढंग से हिस्ट्री लिखी जाए, तो उसकी डेफिनेशन क्या है? देखिए, उसकी दुनिया में एक ही डेफिनेशन है कि सबसे पहले तो जो आपकी को किसी चीज़ की गवाही मिलती है, चाहे वो आर्कियोलॉजी की हो, चाहे वो इबारत की हो, टेक्स्ट हो, आप उसी पे रहेंगे। आप कोई अपनी तरफ से ये नहीं कहेंगे कि 10 लाख लोग ये कहते हैं तो सही होगा। 10 लाख लोग गलत हो सकते हैं, 10 करोड़ गलत हो सकते हैं, 100 करोड़ गलत हो सकते हैं। वही बात होगी जो एविडेंस में आपके मौजूद है, पहली बात। दूसरी बात ये ज़रूर है कि आप एविडेंस में सिलेक्ट करते हैं। अगर 10,000 पीसेस एविडेंस की हैं तो आप ज़ाहिर है 10,000 पीसेस तो नहीं दे सकते, आप सेलेक्ट करते हैं। तो इतिहासकार में जो आपस में डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, जो उनमें बहस होती है, वो इस सिलेक्शन पे होना चाहिए। और वो ज़ाहिर है कि इसलिए जो लोग कहते हैं कि साहब इतिहासकारों में जब आपस में राय एक नहीं है तो आपको क्या मालूम इतिहास क्या है, तो उस राय, वो जो उसमें राय, उनमें आपस में डिफरेंसेस होते हैं, उनकी एक हद होती है, उस हद से बाहर नहीं जाते। इसलिए मुझसे हमारे बहुत से दोस्त तो कभी कहते हैं, राइट विंग के दोस्त, कि आप साहब बिल्कुल अलग इतिहास लिखते हैं जैसे हम लिखते हैं। उससे मैं हमेशा जवाब देता हूँ कि आरसी मजूमदार की किताब जो है हिस्ट्री की, आप छाप दीजिए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। वो साइंटिफिक मेथड से है, उनके सिलेक्शन पे हमें शिकायत हो सकती है, लेकिन साइंटिफिक मेथड से आरसी मजूमदार को हम बहुत बड़ा हिस्टोरियन समझते हैं और थे, और कांग्रेस, हिस्ट्री कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे। और 1944 में जब अलीगढ़ में जलसा हुआ तो मुझसे उन्होंने पानी मंगवाया ग्लास में, मुझे अभी तक याद है। मैंने आरसी मजूमदार को पानी पिलाया हिस्ट्री कांग्रेस में। इतने बड़े हिस्टोरियन थे जी। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि आप की तालीम अलीगढ़ में भी हुई, विलायत में भी हुई, और ये कहा जाता है कि जो यूरोप में हिस्ट्री जिस तरीके से लिखी गई
वैसी हिस्ट्री हिंदुस्तान में नहीं थी और उसमें काफ़ी लकुनास थे। देखिए उसमें ऐसा मैं बताऊं कि मेरी तालीम तो अली गढ़ में हुई, उसके बाद मैंने एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कॉलरशिप मिल गई मुझे, खुशकिस्मती थी मेरी, तो मुझे ऑक्सफोर्ड में मौका मिला। मैं आपसे इस पे मेरा एग्रीमेंट इससे इत्तेफाक नहीं करता कि हिंदुस्तान की तारीख़ में हम कोई बहुत पीछे हैं। हमारी बहुत सी और दिक्कतें हैं, हमारे पास उस किस्म के कागजात दस्तावेज़ें नहीं हैं। हमारी ये प्रॉब्लम है कि वो तो लैटिन और फ्रेंच और सब अपने तालिब इल्मों को सिखाते हैं, हमारे यहाँ फ़ारसी बंद हो गई है। और 1200 से लेकर 1850 तक अगर आपको फ़ारसी नहीं आती और 1850 से अगर आपको हिंदुस्तानी एरिया में उर्दू नहीं आती तो पूरा आपके लिए लिफाफा बंद होता है जी। तमाम पुलिस रिकॉर्ड्स उर्दू में हैं। तो ये हमारी दिक्कतें ज़रूर हैं, लेकिन जितनी मेहनत से यहाँ कतबे जमा किए गए हैं, एंशंट टेक्स्ट छापे गए हैं, वो बहुत ही काबिल क़द्र हैं। मैं आपको एक लतीफ़ा बता दूं, मुझसे पता नहीं क्या हुआ था, हुकूमत हिंद ने ये इसरार किया कि मैं रिसर्च ना करूं बल्कि ब्रिटिश हिस्ट्री पढ़ूं वहाँ जाकर। तो वो एक क्वार्टर में रहा, फिर मुझे इजाज़त मिल गई। तो उसमें मेरे ब्रिटिश हिस्ट्री पढ़ने के लिए कि स्कॉलरशिप तुम्हें इसलिए दे रहे हैं, बाद में रिसर्च में हुई। बहरहाल वो एक दूसरा मसला है। तो मैंने एक टर्म में वहाँ ब्रिटिश हिस्ट्री की, तो उन्होंने एक सवाल मुझे दिया चार्टर्स पर, जो बादशाहों की तरफ से इशू होते थे चार्टर्स जी। तो हमें हिंदुस्तान में ये ट्रेनिंग थी कि जो कुछ ये चार्टर में कहते हैं, हमारे यहाँ के जो होते हैं ना इंस्क्रिप्शंस होती हैं, उस पर यकीन नहीं करना चाहिए, ये सब उड़ाते हैं। ये अगर उन्होंने ये कहा कि मैंने मगध की फतह कर ली थी, या बलबन ये कहता है कि इंस्क्रिप्शन में ये है कि इन्होंने गुजरात फतह किया, तो ये गलत है, हमें मालूम है गलत है। तो जब मैंने उसे ये लिखा अपने ऐसे में कि साहब चार्टर्स में तो ये कहते हैं, लेकिन इसका क्या यकीन हो सकता है, अनकोरैबोरेटेड है, तो मेरे ट्यूटर बहुत खुश हुए, कहने लगे कि इतने लड़कों ने ये लिखा, ऐसे दिए, किसी ने नहीं कहा कि चार्टर में शक होना चाहिए जी। तो तुम्हें कैसे इसका ख्याल आया? मैं कहा साहब हिंदुस्तान में हम किसी की बात का यकीन ही नहीं करते पहले साबित करे वो जी। तो हमारे ट्यूटर थे, बेल थे, उन्होंने कहा भाई मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने किया, अब तक किसी स्टूडेंट ने ये नहीं किया था। तो मैं यहाँ सीख के गया था जी। कि कोई अगर एविडेंस हो तो उसे फेस वैल्यू पे नहीं लेना चाहिए। अब मुझे मालूम नहीं असली जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस हैं उनके जो रिसर्च करते हैं, मुझे तो फ्रेंच नहीं है, लैटिन आती नहीं है, कि वो वाकई क्या करते हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि वो भी बहुत ही टेस्ट करते होंगे। लेकिन आपने ये जानने की कोशिश की कि जो अप्रोच आपकी थी वो ब्रिटिश हिस्टोरियंस की होती है कि नहीं? नहीं, गालिबन होगी। मैं तो ये कहता हूँ कि हमें जो सिखाया गया था जी, वो मामूली अंग्रेज लड़के को नहीं सिखाया जाता था कि भाई जो बात लिखी हुई उस पर यकीन मत करो जी, चेक टेस्ट करो चार्टर की। वहाँ चार्टर्स बहुत हैं, स्टडीज़ होती हैं, ज़रूर वो भी चेक करते होंगे, लेकिन मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि हम पीछे पड़े हुए, हम लोगों भी हमें भी ऐसे मेथड्स थे, हमने इवॉल्व किए थे इंस्क्रिप्शंस की स्टडीज़ में, ग्लॉसरीज बनाई, बहुत हमारा काम है। इरफान साहब से बातचीत जारी रहेगी, लेकिन यहाँ रुकना होगा, हम एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। हम बात कर रहे हैं आज प्रोफेसर इरफान हबीब से, देश के जाने माने इतिहासकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं प्रोफेसर इरफान हबीब से, जो जाने माने इतिहासकार हैं, इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस और इंडियन हिस्टोरिकल काउंसिल के चेयरमैन आप रह चुके हैं। इरफान साहब, आपका जो काम है वो मिडिवल पीरियड पर है और आपने मुग़ल हिस्ट्री को काफ़ी टच किया है, उस पर आपने काफ़ी काम किया है। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि हमारी सोर्सेस क्या हैं और उस पे हम कितना एतबार कर सकते हैं। एक बात ये कही जाती है कि हम जो आज हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को या पढ़ रहे हैं, वो हिस्ट्री वो है जो इलियट एंड डाउसन ने 16 वॉल्यूम्स में तैयार की थी। 8 वॉल्यूम, और उसमें उन्होंने खुद फ़ारसी से और तुर्की से और दूसरी जो ज़बानें थी उनसे ट्रांसलेट करके, वो चाहे ज़ियाउद्दीन बर्नी हो, तारीख़ फ़िरोज़ शाही हो, मुबारक शाही हो, बतूता हो, अमीर खुसरो हो, उनको कंपाइल किया है। और उस पर एक सवालिया निशान है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि और कई जगह वो बायस भी नज़र आते हैं, और लेकिन जो ओरिजिनल हम लोगों को काम करना चाहिए था वैसा काम
شاید نہیں ہو پایا ہے اوریجنل جو سورسز ہیں ان کی ٹرانسلیشن کا کام، اس سے کتنا آپ اتفاق؟ نہیں، میں نہیں کرتا اتفاق، اس لیے کہ ایک دو باتیں میں کہہ دوں. ایک تو ایلیٹ اینڈ ڈاوسن نے جو کام کیا ہے، خاص طور سے ایلیٹ نے، وہ بہت ہی بڑے پائے کا ہے. اور جو اس پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ ہندو اور مسلمانوں کو لڑانا چاہتا تھا، وہ اصل میں اس کا پریفیس نہیں ہے، بلکہ اس نے لیفٹیننٹ گورنر یو پی کو لکھا تھا کہ ہمیں روپیہ دیا جائے. تو کیوں روپیہ دیا جائے؟ کہ ہم یہ ترجمہ کریں گے تاکہ ہمارے ہندو اور مسلم سبجیکٹس میں جھگڑا ہو. تو وہ تو جب بھی آپ گرانٹ گیونگ اتھارٹی کو کوئی لکھتا ہے تو وہ کیا چاہتے ہیں اس پر ہیں. اگر آپ ایلیٹ کا پہلی جلد پڑھیں جو عرب جاگرفرز پر ہے، عرب جاگرفرز پر ہے اور چچنامے پر ہے، تو آپ کو تعجب ہوگا کہ وہ کتنا لبرل ہے جی، اور کتنے وہ ایکوریٹ تاریخ ہے. اس میں غلطیاں ہوں گی لیکن اس کا بہت بڑا کام ہے چچنامے کی تاریخی حیثیت جاننا. اور تو سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ان کے کام کو کی ہمیں بڑی عزت کرنا چاہیے. دوسری یہ بات ہے کہ بہت 3-4 جنریشنز ہو گئے جبکہ فارسی سے لوگوں نے سیدھا کام کرنا شروع کیا. اس میں الہ آباد اسکول کا بڑا کنٹریبیوشن ہے. ترپاٹھی صاحب، ایشوری پرساد صاحب، ان لوگوں نے کیا. انگلینڈ ڈبلیو ایچ مارلینڈ نے انگریزی میں کیا. یہ تو اب یہ سبھی سمجھتے ہیں کہ ایلیٹ اینڈ ڈاوسن کو ہمیں استعمال ضرور کرنا چاہیے. بعض تو اب بھی ایسے پیسیجز ہیں جو صرف ایلیٹ اینڈ ڈاوسن میں ہمیں ترجمے ملتے ہیں، فارسی میں بڑا مشکل ہوتا ہے ملنا. انہوں نے اتنی کی تھی، تفتیش کی تھی. اور میں آپ کو یہ مثال دوں گا کہ انہوں نے جب دیکھا کہ محمود غزنوی نے ان کی ٹیکسٹ میں یہ لکھا ہے کہ بہت سے ہندو آفیسرز کو کیا، تلک کو کیا، تو پورے اپنے ایکسٹریکٹس میں یہ دیا ہے کہ محمود نے کس طرح سے ہندو آفیسرز کو بڑھایا کیا. تو ایسا نہیں ہے کہ ان کی صرف تنگ نظری ہو، لیکن بہرحال اب ان کی اپنی جگہ ہے جو انہوں نے کام کیا تھا. لیکن اب تو کتنے 3-4 جنریشنز ہو گئے سبھی نے. ایشوری پرساد صاحب کو بہت اچھی فارسی آتی تھی. ڈاکٹر تارا چند انفلوئنس آف اسلام اینڈ انڈین کلچر، پروفیسر ترپاٹھی نے ایسپیکٹس آف انڈو مسلم ایڈمنسٹریشن، پی سرن پروونشل گورنمنٹ آف دی مغل، کتنے نام لوں میں، جادو ناتھ سرکار، یہ تو بڑے فارسی دان تھے. اچھا، ایک نام میں آپ کے سامنے لینا چاہوں گا، اور علی گڑھ میں ہی وہ کام ہوا. ذاکر حسین صاحب جب وائس چانسلر تھے تو اطہر عباس رضوی نے ہندی میں ٹرانسلیشن کیا اوریجنل سورسز سے. ہاں، اور لیکن شاید اس کی وہ اہمیت نہیں سمجھی گئی یا اسے وہ حاصل نہیں ہوئی جو ہونی چاہیے. نہیں، دیکھیے اس میں ایک اچھی بات تھی. ایک تو اطہر عباس رضوی صاحب کو ہندی بھی بہت اچھی آتی تھی، فارسی پہ کمال تھا ان کو، اور عربی آتی تھی جو ہم لوگوں کی سب کی کمزوری ہے. مجھے تو عربی بہت ہی کم آتی، میری کبھی تعلیم ہی نہیں ہوئی عربی میں، فارسی میں ہی. جی، تو ان کو یہ بڑی آسانی تھی. تو وہ ابن بطوطہ کا بھی کر سکتے تھے، البرونی کا بھی کر سکتے تھے. ان کی سلیکشنز میں ضرور ڈاؤٹ ہو سکتا ہے، مطلب پوری تو اتنی تاریخ میں کی تھے، اقتباسات تھے. اور دوسرے اینوٹیشن، ایلیٹ اینڈ ڈاوسن کا جو اینوٹیشن ہے کہ ہر چیز کو ایکسپلین کرنا اس ٹرم کا، وہ اس میں نہیں ہے. تو یہ 2 کمیاں ہیں. جو اصلی مقصد تھا اس وقت علی گڑھ یونیورسٹی کا، وہ یہ تھا کہ ہندی میں فوراً پہنچیں یہ چیزیں. اور یہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ پنڈت نہرو کی اپنے پہل پر 1953 میں ایک بہت بڑی گرانٹ دی گئی علی گڑھ کو، کیونکہ پنڈت نہرو نے نوٹ میں لکھا تھا کہ جو میڈیول پیریڈ ہے اس پہ کام ہی نہیں ہو رہا ہے، لوگ فارسی نہیں پڑھ رہے ہیں، تو علی گڑھ یونیورسٹی کو گرانٹ دی جائے. تو اس زمانے میں کبھی پرائم منسٹر ایسے بھی تھے. تو میرا پہلا تقرر اسی گرانٹ کی وجہ سے ہوا ہے، میں لیکچرر ہوا اس میں. پروفیسر نور حسن پروفیسر ہوئے، پروفیسر ستیش چند جو بھی گئے ہیں وہ ریڈر ہوئے وہ میرے ساتھ. تو ہم لوگ پبلیکیشنز کے لیے بھی اس میں بہت روپیہ تھا. جی، تو یہ طے ہوا اس میں. خیر میں تو اس فیصلے میں نہیں تھا، اوپر کے لوگ تھے، لیکن بہت اچھا یہ فیصلہ ہوا کہ صاحب ہندی میں فوراً کتابیں لکھی جائیں. اور یہ بھی تھا کہ ہندی میں بھی پبلیکیشنز اور ہمارے ہوں، جس میں ہم کام اس کا سفل نہیں ہوئے. جی، لیکن کیا انگریزی میں بھی اس نوعیت کا کام ہوا، اتنا والیومنس کام ہوا اوریجنل سورسز سے ٹرانسلیشن کا؟ آپ نے ایشوری پرساد اور نہیں، ایشوری پرساد نے کتابیں لکھی سیدھے ہی
फारसी टेक्स्ट से लेकर जी इलियट एंड डाउसन को नहीं यूज़ किया उन्होंने, जी ये काम है। हाँ नहीं ये, लेकिन जिस तरह से अतहर अब्बास रिजवी ने हिंदी में किया 10-12 वॉल्यूम उन्होंने लिखे हैं, तो इस तरह का कोई वॉल्यूमिनस काम सिर्फ सोर्सेज पे ओरिजिनल ट्रांसलेशन हुआ हो हिंदुस्तान में? नहीं, हिंदुस्तान में ट्रांसलेशंस तो बहुत हुए। हमने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से इसामी का तर्जुमा मेहदी हुसैन का छापा है, फतूह सलातीन, बहुत ही बड़ी मशहूर तारीख़ है जिसका पता इलियट एंड डाउसन को नहीं था, बाद में ये हुई। जी वो उसका तर्जुमा छापा है, मेहदी हुसैन साहब ने तर्जुमा किया, और फ़ारसी में छापे हैं। मैं उससे इनकार नहीं करता, लेकिन बेसिक तो ये है कि हम लोग सीधे फ़ारसी टेक्स्ट पे काम करते हैं और अपनी किताबें छापते हैं। अब मैं इरफान हबीब साहब से कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री पर कुछ बात करना चाहूँगा कि आपने 47 तक का जिक्र किया, और 47 के बाद पिछले 65-70 सालों में एक तरह से एक विभाजन सा भी दिखाई देता है, और जो राजनीति हुई इतिहास को मुद्दा बना करके उसके नताइज बड़े ख़राब निकले हैं। इस दौर को आप किस तौर पर देखते हैं? असल में ये तो एक बड़ी बदकिस्मती है जो 1947 से पहले ही मंजर आम पर आ गई थी, कि चाहे ऐसी किताबें हों जैसे इलाहाबाद स्कूल की थी, मैंने कहा आपसे, जो शफात अहमद खान जैसे इंटीग्रेटिव हिस्ट्री कहते थे, कि किसी चीज़ को छुपाने की कोशिश नहीं की, लेकिन एक दायरे में लिखी। उसी ज़माने में उसकी मुखालिफत में भारतीय विद्या भवन की शुरू हुई, जिसमें क्योंकि आरसी मजूमदार एडिटर थे तो उस पर कुछ रोक रही, वरना अब इस किस्म की बात कि आर्या हिंदुस्तान से गए थे बाहर, इस टाइप की बात उसमें हुई। हालांकि एडिटर ने कहा कि मैं इससे इख्तलाफ करता हूँ, तो वो बात शुरू हो गई थी। अब तो बहुत सी बातें आम होती हैं कि सती मुसलमानों के बाद हुई, जौहर मुसलमानों के बाद शुरू हुआ, जबकि सती को तो यूनानियों ने 300 BC में, इससे पहले उसका जिक्र किया है। जौहर का राजा तरंगिनी में जिक्र है, मुसलमानों से कोई ताल्लुक़ नहीं। पर्दे का भी यही है कि बहुत पहले एग्जिस्ट करता था। तो ऐसी चीज़ें बहुत कही जाती थीं और वो किताबों में दाखिल होने लगी। उसके बाद फिर ये हुआ कि NCERT में कोशिश की गई कि एक स्टैंडर्ड, हर सब्जेक्ट में स्टैंडर्ड किताबें हों, तो किताबें लिखी गईं, जिसमें इतिहास में रामशरण शर्मा जी की थी, प्रोफेसर सतीश चंद्र की थी, प्रोफेसर बिपिन चंद्र की, अर्जुन देव की वर्ल्ड हिस्ट्री, ये बहुत अच्छी किताबें थीं। इसमें कोई ऐसा नहीं था कि कांग्रेस पार्टी का प्रोपेगेंडा किया गया हो, किसी में कोई दिखा दे मुझे कि उसमें ऐसा था। तो ये जो लोग कहते हैं कि वो पॉलिटिकल हर गवर्नमेंट कराती है, तो बता दें उसमें क्या प्रोपेगेंडा था। बल्कि नुक्तचीनी भी थी, और जो गवर्नमेंट ने खुद फ्रीडम मूवमेंट किया, डॉक्टर ताराचंद ने लिखा, उसमें नुक्ताचीनी गांधी जी तक की है कि गांधी जी ने बहुत कंसेशंस दे दिए सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। तो ऐसा नहीं था जैसे ये कहते हैं कि क्योंकि सरकार की तरफ से था तो वो सरकारी किताबें थी, वो बिल्कुल ऐसा नहीं था। ये बहुत रोमिला थापर भी थी, इसकी स्कूल टेक्स्ट बुक थी। अब जो 2000 में इनकी नई किताबें हुई, इन सबको हटा दिया और उन्होंने इंडियन हिस्ट्री पे जो किताबें लिखी गई, तो उसमें जो मजाक बनाया गया भारत की तारीख़ का, वो वाकई उसमें शर्म आती है। तो आपने जो कहा कि अगर हिंदुस्तान की हिस्टोरियोग्राफी उस पर जज हो तो वाकई बहुत ही नीची निकलेगी। और मैं जैसे अर्ज़ किया था कि आरसी मजूमदार उस किस्म का इतिहास लिख ही नहीं सकते थे। तो उस पर हिस्ट्री कांग्रेस ने एक क्रिटिक, एक पूरी रिपोर्ट छापी जी, और उनकी 3 किताबों पर पूरे करेक्शंस के साथ कहे कि ये हो ही नहीं सकता है जो ये बातें कह रहे हैं। और ये जो अब चैलेंजेस हैं जिनका अभी आपने जिक्र किया, इससे इंडियन हिस्टोरियंस और इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस किस तरह से निपटेगी? उनकी कोशिश जारी रहेगी, हमारा मुकाबला जारी रहेगा। इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस का जो ये प्लेटिनम जुबली है, कितना अपने आप को आप उससे संतुष्ट पाते हैं कि किस हद तक आप कामयाब रहे हैं? देखिए, संतुष्ट तो कोई कभी नहीं हो सकता, हमें ज़्यादा मेहनत करना चाहिए थी। इतना मैं ये कहूँगा कि
اگر اس میں کوئی کمی ہے، جی، اتہاسکار جتنے ہیں انہوں نے تو ہماری پوری مدد کی. اور ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ صاحب پرانے لوگ زیادہ بہتر تھے، تو کیا نئی جنریشن جو اب آ رہی ہے ہسٹورینس کی، ان میں بھی کچھ آپ کو وہ جذبہ دکھائی دیتا ہے؟ دیکھیے جذبہ تو ٹھیک ہے، دکھائی دیتا ہے، لیکن ہر جگہ الگ الگ ہوتا ہے. 1947 سے پہلے ہم کو آزادی کی لڑائی کا جذبہ تھا. میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر تارا چند خود جو انہوں نے انفلوئنس آف اسلام آن انڈین کلچر لکھا، 1923 میں لکھا، 1928 میں چھاپا، وہ 1947 کے بعد نہ لکھتے اتنے جوش سے اور جذبے سے. تو وہ ایک پیریڈ تھا جی، جس میں وہ سب تاریخیں لکھی گئیں جس کی ہم اتنی عزت کرتے ہیں. پھر یہ ایک پیریڈ آیا کہ نہیں، نیا ہندوستان ہم کو بنانا ہے اور اس میں کرٹیکل ہے. ایک بھارت کی ہسٹری ایک ہے. آپ نے فرمایا کہ میں میڈیول انڈیا کا ہوں، لیکن میری ٹریننگ یہی ہوئی کہ پورا اتہاس ایک ہے. میں نے چنانچہ اینشنٹ انڈیا کا بھی ایٹلس بنایا، اس کی میپنگ بھی کی ہے، اشوک اور موریاز وغیرہ پہ بھی کتاب لکھی ہے. جی، پھر اکنامک ہسٹری بھی لکھی ہے ماڈرن پیریڈ کی. تو ہمیں تو یہی سکھایا گیا تھا کہ ہسٹری میں یونٹی ہوتی ہے، صرف کنوینئنس کے لیے ڈویژن کیا جاتا ہے. تو یہ بھی ایک بہت مہتوپورن سوال ہے. اس میں جو ہمیں کمی نظر آ رہی ہے وہ جو پرانے جنریشنز میں سنسکرت اور فارسی کا، ان میں آپ کو تعجب ہوگا کہ آپ سمجھے ہوں گے کہ سنسکرت کیونکہ ہر اسکول میں یہ پڑھاتے ہیں اور جگہ ہے تو سنسکرت میں ایڈوانٹیج. آپ کو ایپیگرافی برانچ ہے ایک آرکیولوجیکل سروے کی، انگریزوں کے زمانے میں اور بھارت کے آزاد ہونے کے 30 سال تک وہاں ایسے لوگ تھے جو پورا اسکرپٹ پڑھ لیتے تھے. اب ایپیگرافی برانچ میں سنسکرت کے لوگ نہیں ملتے. جی، یہ کمی ہے. ہاں کمی. فارسی کو تو جانے دیجئے، سنسکرت کے نہیں ملتے. تو جو اسپرٹ جو جس طرح سے ہونا چاہیے، ڈائریکشن جس طرح سے ایجوکیشن کا ہونا چاہیے اپنی ہسٹری کے لیے، وہ بھی بہت ضروری ہے. عرفان صاحب آپ سے آخری سوال کہ آپ اس دور آپ نے وہ دور بھی دیکھا ہے جب نیشنل موومنٹ کی لڑائی چل رہی تھی، اور آزاد ہندوستان کو بھی نہ صرف آزاد ہوتے ہوئے دیکھا بلکہ اس کو بنتے ہوئے بھی دیکھا ہے. آپ کا ذاتی اسسمنٹ کیا ہے کہ یہ جو میکنگ آف انڈیا ہے اور جو آئیڈیا آف انڈیا ہے اس میں ہم کس طرح آگے بڑھ رہے ہیں؟ دیکھیے میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جو بھی کسی ملک کا پرسیپشن ہوتا ہے وہ بدلتا جاتا ہے. یہ تو بالکل غلط ہے کہ ہندوستان کا آئیڈیا انگریزوں نے دیا ہمیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں، ابھی اینڈرسن نے لکھ دی یہ بات. یہ تو اشوک نے بھی جمبو توپا کہا، اس کی پوری امپائر پورے ہندوستان میں پھیلی تھی. بھارت کا لفظ کھاراویل کے انسکرپشن میں آتا ہے 1 صدی BC میں، اور پھر پورے ٹیکسٹ میں آتا ہے. امیر خسرو کا تو آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان کے لیے بڑا پہلی پیٹریوٹک نظم جو ہے ہندوستان پر، وہ سنسکرت میں نہیں ہے بلکہ فارسی میں تھے 1318 میں. تو برہمن بھی سب سے بڑے عالم ہیں اور سنسکرت سب سے اچھی زبان ہے. اگر عربی کو چھوڑ دیجئے تو سب سے اچھی زبان ہے، پرفیکٹ گرامر ہے. چیس ہم نے دیا، پنچ تنتر ہم نے دیا دنیا کو، ہم نے ڈیسیمل سسٹم دیا. یہ سب امیر خسرو نے لکھا ہے. تو ایک پیٹریوٹزم تھا. اب یہ ہے کہ یہ کسی کو خیال نہیں تھا کہ ہم ایک ملک کو بنا سکتے ہیں. یہ تو آزادی کے بعد ہم کو اندازہ ہوا کہ اب ہم پر یہ ذمہ داری ہے. تو ہم اسے پورا کرنے کی ہماری کتنی شکتی ہے، کتنی حیثیت ہے، کتنا جذبہ ہے، یہ تو مورخ نہیں طے کر سکتا، اتہاسکار. یہ تو ہندوستان کی جنتا خود ہی طے کر سکتی ہے. لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ جن خوابوں کے ساتھ ہمارے فور فادرز نے اس ملک کا خواب دیکھا تھا، اس کی آزادی کا اور اس کو بنانے کا، اس میں کامیاب ہوئے ہیں؟ دیکھیے اتنا تو میں کہہ سکتا ہوں کہ جب سردار پٹیل سے GD برلا نے پوچھا کہ اب پاکستان بن گیا ہے تو آپ بھارت کو ہندو اسٹیٹ کیوں نہیں بناتے، تو آپ کو تو معلوم ہی ہوگا ان کا کیا جواب تھا کہ اگر ہندو انڈیا مجھے کرنا ہوتا تو میں جیل تھوڑے ہی جاتا. تو جہاں سردار پٹیل کی مورتیاں رکھی جا رہی ہیں وہاں یہ بھی یاد رہے. کچھ اور کہنا چاہیں گے؟
اس وقت تو یہی کافی ہے. جو حالات ہیں اس میں اگر ہندوستان کے سیکولر سٹرکچر ہی بچ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی چیز ہے. بہت بہت شکریہ عرفان حبیب صاحب ہم سے بات کرنے کے لیے. تو یہ تھے دیش کے جانے مانے اتہاس کار اور انڈین ہسٹری کانگریس کے ادھیکش اور انڈین ہسٹوریکل کاؤنسل کے چیئرمین رہے پروفیسر عرفان حبیب. راجیہ سبھا ٹی وی کی اس خاص پیشکش میں اتنا ہے.